हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे। एंड गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये देख लिया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टार्टिंग कैसे होती है। जब दो एटम एक दूसरे से दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसकी वजह से वो क्लोज आते हैं। क्लोज आने पर वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिससे फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करने लग जाता है। फिर वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और एक स्टेडी पॉइंट पर, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट पर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उस पॉइंट पर उन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, उन दोनों के बीच का एटम का जो डिस्टेंस है, वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। और जब उन दोनों के बीच में उस पॉइंट पर बॉन्ड बनता है और जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको बॉन्ड इंथैल्पी कहा जाता है। वहां तक कि हम लोगों ने बात कर ली थी। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। नाउ वी हैव टू स्टडी अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट है। ध्यान रखिएगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ वीबीटी, दैट इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट है। तो गाइस ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ये मेरे पास में एक हाइड्रोजन का एटम है। अब हम लोग सब जानते हैं हाइड्रोजन का जो एटम होता है, उसके न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखेगा, और ये उसका फर्स्ट शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है। वी ऑल नो, जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, और s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। तो एक स्फेरिकल शेप वाला हाइड्रोजन जब दूसरे स्फेरिकल शेप वाले हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से क्लोज में आता है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, हमने पढ़ा था ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो एक्चुअली क्या होगा, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं ये थोड़े से इस तरीके से मर्ज कर जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब ये दोनों एक दूसरे के थोड़े क्लोज आएंगे तो ये एक दूसरे के साथ थोड़े से इस तरीके से मर्ज कर जाएंगे, और इनकी मर्जिंग की वजह से इनके ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, दिस मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दोनों के एस ऑर्बिटल के मर्जिंग को बोला जाता है, ऐसा हम लिखते हैं, दिस मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम्स with each other is called as overlapping। इसे क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर। और ये ऑर्बिटल भी कौन सा होना चाहिए? वैलेंस ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो किसकी होगी? वो वैलेंस ऑर्बिटल की होगी। वैलेंस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और समझेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ओवरलैप ऑर्बिटल में इस तरीके से दिखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इन्होंने क्या कर लिया? शेयरिंग हो गई है। मतलब अब ये हाइड्रोजन बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी मेरा है, ये इलेक्ट्रॉन भी मेरा है, और ये हाइड्रोजन बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी मेरा है, ये इलेक्ट्रॉन भी मेरा है। तो बेसिकली यहां पर आपको हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मर्ज होते हुए नजर आएंगे, इस तरीके से शेयर होते हुए नजर आएंगे, और आपके H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो बॉन्ड डेवलप होगा इसे आप बोलेंगे अ कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों?
तो इस तरीके से यहां पर ये चीज काम करती है। तो अब इसको मैं क्या डिफाइन करूं, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, व्हाट इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, जब दो अलग अलग एटम्स के वैलेंस ऑर्बिटल क्लोज आते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उनके ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, इस तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल इजी सा फंडा है, और इसके अंदर आई थिंक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर जो मैंने आपको ओवरलैपिंग अभी इंट्रोड्यूस कराई है, ये मैंने s ऑर्बिटल के साथ कराई है, मतलब दोनों एटम्स के 1s ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करी है। लेकिन ओवरलैपिंग सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, बहुत सारे टाइप की ओवरलैपिंग होती है, जो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैंने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया कि ये ओवरलैपिंग किस प्रकार हो सकती है। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, क्या इसके अंदर कोई परेशानी, क्या इतनी चीज आप लोगों ने नोट कर ली? पक्की बात, इसको रब करें और आगे बढ़े। क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोगों ने यहां पर एक चीज समझ ली कि जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब कभी भी एटम्स का मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होगा, वो एटम्स के वैलेंस ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इस तरीके से मर्ज करेंगे, एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, जब यहां पर मर्जिंग होती है, तो ये ओवरलैपिंग 3 टाइप की हो सकती है। दिस ओवरलैपिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट ओवरलैपिंग कहलाती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, सेकेंड ओवरलैपिंग कहलाती है नेगेटिव ओवरलैपिंग, और थर्ड ओवरलैपिंग कहलाती है जीरो ओवरलैपिंग। तो प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली यहां पर 3 तरीके की आपको ओवरलैपिंग पढ़नी है, और ये तीनों ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग, ये तीनों की तीनों ओवरलैपिंग डायरेक्शनल नेचर को शो करती है। दिस शोज द डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी आपके ऑर्बिटल्स का नेचर कैसा होता है? डायरेक्शनल, मतलब हर ऑर्बिटल के लिए अपनी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऑर्बिटल की एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, और वो उसी डायरेक्शन में ओवरलैप करेगा। अगर आप उस डायरेक्शन पे नहीं पहुंच पाए तो वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। पहले आप समझो व्हाट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। प्यारे बच्चों, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब होता है सच ओवरलैपिंग प्रमोट्स, इस टाइप की ओवरलैपिंग प्रमोट करती है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को, प्रमोट्स द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। क्या ये बात समझ में आई? मतलब जब कभी भी आपको एक एटम का दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नजर आए, और वो ओवरलैपिंग अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, तभी मैं कहूंगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? चलिए, तो अपन अब देखते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहली पॉजिटिव ओवरलैपिंग प्यारे बच्चों समझो, होती है s ऑर्बिटल्स के बीच में। एक s ऑर्बिटल आया, वी ऑल नो दैट इट इज स्फेरिकल इन शेप, और दूसरा ओवरलैपिंग करने के लिए दूसरा भी ऑर्बिटल आया, s ऑर्बिटल, विच इज ओवरलैपिंग विद द अनदर s ऑर्बिटल। दो s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो सच ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, दैट s ऑर्बिटल जो होता है इज स्फेरिकल। s ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है ही नहीं। समझो बात को, s ऑर्बिटल एक गोल गेंद की तरह है, जिसको किसी भी डायरेक्शन से देखो वो एक जैसी लगेगी। क्या बात समझ में आ रहे हो? अगर आपके पास में एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को आप यहां से देखो तो भी गोल, यहां से देखो तो भी वैसी, इधर से देखो तो भी वैसी, इधर से देखो तो भी वैसी, ऊपर से देखो तो भी वैसी, नीचे से देखो तो भी वैसी। मतलब s ऑर्बिटल को, क्योंकि स्फेरिकल होता है, वो सभी डायरेक्शन से एक जैसा होता है, सभी डायरेक्शन से एक जैसा होता है, इसलिए s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल एंड can do overlapping from any
डायरेक्शन, देयरफॉर एस ओवरलैपिंग, यानी जब दो एस ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, सो देयरफॉर एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। वो हमेशा कैसी ओवरलैपिंग होगी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, मतलब आपको हमेशा मॉलिक्यूल बनाकर देगी, हमेशा बॉन्ड बनाकर देगी। पॉजिटिव ओवरलैपिंग will always promotes molecule formation and always promote bond formation, हमेशा molecule formation और bond formation में आपकी ये मदद करेगा। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों को? तो अगर दो s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो इनका गोलाकार स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये दो s ऑर्बिटल सामने से मिले, या एक s ऑर्बिटल के पीछे से एक s ऑर्बिटल आ जाए, या एक s ऑर्बिटल के ऊपर से s ऑर्बिटल आ जाए, एक s ऑर्बिटल के नीचे से s ऑर्बिटल आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इनके बीच में हमेशा आपको इस तरीके की ओवरलैपिंग मिलेगी और ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग के अंदर गिनी जाती है। क्या आगे बढ़े? चलिए, अब आप लोग सब जानते हैं। अच्छा, मैं इतना रब कर दूं क्या? आपको ये तो पता चली गया कि ओवरलैपिंग तीन तरीके की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, और ये हमेशा डायरेक्शनल नेचर का काम करता है। तो अब हम जरा डायरेक्शनल नेचर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये ओवरलैपिंग का ये पॉइंट यहां से रब कर देता हूं और यहां पर एक सब हेडिंग बना के डाल देता हूं, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। वी विल स्टडी डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब बेटा देखो, एस ऑर्बिटल के साथ तो डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन पी ऑर्बिटल के साथ डायरेक्शन का बहुत खतरनाक लफड़ा है। क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल एक्चुअली एक एटम के अंदर तीन एक्सिस पे इस तरीके से नजर आते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये जेड एक्सिस दिख ऐसा रहा है बट रियलिटी में ये ऐसा है। इट इज कमिंग आउटसाइड द बोर्ड एंड गोइंग बिहाइंड द बोर्ड, यानी कि अगर ये आपका बोर्ड का, अगर आप ये बोर्ड का सेंट्रल पॉइंट मानो तो ये बोर्ड है, ये डॉट आपका बोर्ड है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो जेड एक्सिस मैंने बनाया है ये ऐसा है। समझ गए बात को? तो अब आपके पास में पी ऑर्बिटल इन एक्सिस की वजह से ही होते हैं। तो अगर आपके पास में पी एक्स ऑर्बिटल है तो वो इस तरीके से होगा, यानी बोर्ड पर इस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ ही काम करेगा, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो गई। तो ये बिल्कुल डायरेक्शनल नेचर के हिसाब से काम करेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। फिर एक दूसरा होता है वाई एक्सिस वाला। तो मैं वाई एक्सिस वाला अगर बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेगा, दिस इज योर वाई एक्सिस। इसे बोला जाएगा पी वाई ऑर्बिटल। ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मिलता है, सॉरी वाई एक्सिस पर ही मिलता है, तो ये वाई एक्सिस वाला हो गया। और तीसरा होता है जेड एक्सिस वाला, जिसमें एक लोब अंदर होता है, एक लोब बाहर होता है इस तरीके से। तो ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। ये एक लोब बोर्ड के पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ ये लोब दिखाई दे रहा है। वैसे बोर्ड पर मैंने पूरा बनाया, बच्चे बोलेंगे अबे दिख तो रहा है भाई पगले, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये कुछ ऐसा है, आपको ढक्कन का हेड दिख रहा है पर ये मार्कर की टेल नहीं दिख रही। तो ये पी जेड ऐसा रखा हुआ होता है, आपको सिर्फ आगे वाला पोर्शन दिखता है, पीछे वाला नहीं दिखता। पी एक्स ऐसा होता है, पी वाई ऐसा होता है और पी जेड ऐसा होता है। तो ये आपके तीन ऑर्बिटल्स हो गए। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अब यहां पर प्रॉब्लम ये है, अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अगर इन पी ऑर्बिटल्स के अंदर, अगर इन पी ऑर्बिटल्स के अंदर हम एक चीज और देखें तो आप एक बात बताओ, ये पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये ऑर्बिटल्स के शेप, ये किसकी वजह से आए थे? ये सब आए थे आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेव मैकेनिक्स से ये सब निकल कर आए हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स के अंदर स्क्रोडिंजर ने एक वेव इक्वेशन बनाई थी, स्क्रोडिंजर ने एक वेव इक्वेशन बनाई थी। और प्यारे बच्चों, जब उन्होंने उस वेव इक्वेशन को इन ऑर्बिटल्स के लिए सॉल्व किया था, जो हम ना तो 11th में पढ़ते हैं, ना 12th में पढ़ते हैं, ना कहीं पढ़ते, वो हमारे बस की है ही नहीं। उन्होंने हमें एक बात बोली थी कि हर ऑर्बिटल के, पी ऑर्बिटल के दो लोब्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल हर ऑर्बिटल के दो लोब्स होते हैं, जिसमें एक लोब को मैं पॉजिटिव बोलता हूं
दूसरे लोब को नेगेटिव बोलता हूं, एक लोब को पॉजिटिव बोलता हूं, एक लोब को नेगेटिव बोलता हूं, एक लोब को पॉजिटिव बोलता हूं, एक लोब को नेगेटिव बोलता हूं। एंड गाइस दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन मैथमेटिकल साइन नहीं है। मतलब आप ये मत बोलना कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, मतलब इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इन लोब्स पर चार्जेस का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके जो आंसर मिला था, ये सिर्फ वो सिग्निफाई कर रहा है। यहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डू नॉट मीन चार्जेस। तो हम यहां पर स्टार बना के एक पॉइंट में आपके लिए लिखवा देता हूं, हेयर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन डू नॉट शो चार्जेस, डू नॉट शो चार्जेस। मतलब आप घबराना मत कि इसमें एक लोब में इधर पॉजिटिव चार्ज भरा है, इधर नेगेटिव चार्ज भरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये क्या है, फेजेस है। क्या बोला जाता है इन्हें? नथिंग, दीज आर कॉल्ड एज फेजेस, दीज आर कॉल्ड एज फेजेस। यानी एक पी ऑर्बिटल में ऊपर वाला फेज पॉजिटिव फेज कहलाता है या पॉजिटिव लोब कहलाता है, और नीचे वाला फेज, नीचे वाला लोब या तो नेगेटिव लोब कहलाएगा या नेगेटिव फेज कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये चीज क्लियर हुई कि ये लोब पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब? चार्जेस वाइज नहीं, स्क्रोडिंजर ने कुछ इक्वेशन सॉल्व करी होगी, उस हिसाब से था। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पी ऑर्बिटल में एक लोब पॉजिटिव होता है, दूसरा लोब नेगेटिव होता है, और ये चार्ज वाइज नहीं होता है। ये स्क्रोडिंजर की कुछ इक्वेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग था। इसे एक को पॉजिटिव फेज और एक को नेगेटिव फेज बोला जाता है। क्या ये चीज क्लियर है? पक्की बात? तो अब इनमें से कोई भी एक ऑर्बिटल, इनमें से कोई भी एक ऑर्बिटल, जैसे एक पी ऑर्बिटल आया इस तरीके से, अब ये पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव लोब इस तरीके से, एक दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल आया और वो इसके साथ हेड ऑन कोलिजन में चला गया। हेड ऑन मतलब देखो दोनों के सर टकरा गए, दोनों के सर इस तरीके से टकरा गए, और यहां पर इसका पॉजिटिव लोब इसके पॉजिटिव लोब के साथ टकरा गया, इसके साथ ओवरलैप हो गया, इसलिए इस तरीके की ओवरलैपिंग को भी क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सच ओवरलैपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या बात समझ में आ गई? व्हेन बोथ द पॉजिटिव लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल, when both the positive lobes of p orbitals overlaps, इस तरीके की ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या बात समझ में आ गई? और जब भी इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी, मॉलिक्यूल बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या यह चीज अच्छे तरीके से क्लियर हुई? फटाफट इतना नोट करो, फिर मेरे को थोड़ा सा इधर से रब करके इसको और इसको रब करके बची हुई ओवरलैपिंग और बतानी। पहले जरा इतना नोट करो। हाँ बेटा, हो गया? अरे मेरा प्यारा छोटे छोटे चूजो हो गया कि नहीं? तो मैं ये रब कर देता हूं। अब आपको समझ में आ गया कि हर पी ऑर्बिटल का एक पॉजिटिव नेगेटिव लोब होता है, और ये लोग बड़े डायरेक्शन के पक्के होते हैं। ये डायरेक्शन के पक्के होते हैं, मतलब अगर ये पीजेड है तो ये भी पीजेड ही होना चाहिए, तभी ओवरलैप होंगे। अभी वो मैं आगे सिखाऊंगा कि डायरेक्शनल अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो अपन अभी सीखेंगे जीरो ओवरलैपिंग में। लेकिन अभी ये चीज क्लियर हो गई। चलिए इसको रब करते हैं, इसको अपन रब कर देते हैं। अब एक तो ये हो गया। अब एक चीज आप और देखिए, तीसरे टाइप की ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर एक पी ऑर्बिटल, अगर एक पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब, अगर एक पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब एक एस ऑर्बिटल के साथ इस तरीके से ओवरलैप कर जाए, तो भी इस तरीके की ओवरलैपिंग को पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोला जाता है। समझ में आ रही बात आपको? तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? दैट व्हेन द पॉजिटिव लोब ऑफ पी ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ द एस ऑर्बिटल, ये हमेशा आपको क्या देगा? इट विल गिव यू पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये कैसी ओवरलैपिंग देगा? ये आपको पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत किसी भी तरीके की?
तो इस तरीके की ओवरलैपिंग भी कौन सी ओवरलैपिंग के अंदर आ जाएगी? पॉजिटिव मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टाइप देखते हैं। अब यहां पर आप देखिए, अगर एक p ऑर्बिटल ऐसा रखा हुआ है और इसका पॉजिटिव लोब ऊपर है और नेगेटिव लोब ऊपर है, और पास में से एक p ऑर्बिटल ऐसा आ गया ये इस तरीके से, तो देखिए इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग कैसी है? हेड ऑन, एक दूसरे के हेड आपस में टकरा गए। लेकिन यहां पर कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों ऐसे साइड बाय साइड आकर ओवरलैप हो गए। और खासियत क्या है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लोब ओवरलैप हो रहे हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो सच ओवरलैपिंग व्हेन पॉजिटिव लोब ऑफ p orbitals overlaps sideways, overlaps sidewise, such overlapping is also पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ऐसी ओवरलैपिंग को भी क्या बोला जाता है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोला जाता है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कितने तरीके की सीखी? 4 तरीके की हम लोगों ने पॉजिटिव ओवरलैपिंग देखी, और इन्हीं केसेस में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। प्यारे बच्चों, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बहुत जरूरी बात बता दूं। हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ऑफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और हुंस रूल में पॉलीज ने क्या कहा था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जब दो एटम एक ऑर्बिटल में होते हैं तो उनका स्पिन अलग अलग होता है, यानी एक ऑर्बिटल में मौजूद दो एटम के स्पिन अपोजिट होने चाहिए। ठीक उसी तरह अगर एक s ऑर्बिटल में एटम क्लॉकवाइज है, अगर एक एटम में s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, तो जो दूसरा एटम इसके साथ ओवरलैप कर रहा है उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। मतलब अगर आपको बॉन्ड बनाना है और अगर आपको मॉलिक्यूल बनाना है, तो जो दो अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आ रहे हैं, जो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स शेयर होकर एक बॉन्ड बना रहे हैं, उन दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो स्टार बना के एक पॉइंट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स which are overlapping must have opposite spin। जैसे कि यहां पर भी अगर इसके इस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो इस p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो यहां का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो ही प्रमोट होगी पॉजिटिव ओवरलैपिंग भी। नहीं तो पता चला दोनों s ऑर्बिटल पास पास आए और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज हैं, तो फिर बॉन्डिंग प्रमोट नहीं होगी। बॉन्डिंग प्रमोट कब होगी? जब दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे से अपोजिट हो। क्या यह बात समझ में आ गई? सो दिस इज योर पॉजिटिव ओवरलैपिंग। प्लीज प्यारे बच्चों ध्यान से इसको देख लीजिए, इसको नोट करो फटाफट से, इसको फिर रब करके मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद, लेट्स टॉक अबाउट जीरो। पहले नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो यहां से इसको रब करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव ओवरलैपिंग। लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव ओवरलैपिंग। आई गेस इतना लिख लिया प्यारे बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव ओवरलैपिंग। पहले टाइप की ओवरलैपिंग पॉजिटिव थी, सेकेंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज नेगेटिव ओवरलैपिंग। और बेटा नेगेटिव ओवरलैपिंग प्रमोट नहीं करती बॉन्डिंग को, हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव ओवरलैपिंग बॉन्डिंग को प्रमोट नहीं करेगी। अब नेगेटिव बॉन्डिंग कितने तरीके की, ओवरलैपिंग कितने तरीके की हो सकती है? पहली जरा देखिए, एक p ऑर्बिटल का नेगेटिव लोब एक s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में चला जाए तो यहां पर बॉन्डिंग प्रमोट नहीं होगी। सेकेंड, एक p ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब दूसरे p ऑर्बिटल के नेगेटिव लोब के साथ ओवरलैप कर जाए या ओवरलैपिंग करने की कोशिश कर, तो दोनों अपोजिट फेजेस हैं। दोनों अपोजिट फेजेस होने की वजह से
इनके बीच का जो नेट वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इसको कैंसिल कर देगी, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जीरो हो जाएगी, इसलिए यहां पर बॉन्डिंग प्रमोट नहीं होगी। और तीसरा तरीका है कि अगर एक p ऑर्बिटल जिसका पॉजिटिव लोब ऐसा है और दूसरा p ऑर्बिटल जिसका नेगेटिव लोब ऐसा है, तो अगर इस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी सब किसके अंदर आ जाएगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग के अंदर आ जाएगी। दैट मींस यहां पर बॉन्डिंग का किसी भी तरीके का कोई भी प्रमोशन नहीं हो पाएगा। क्या यह बात समझ में आ गई? ओवरलैपिंग होगी जरूर, पर इनकी ओवरलैपिंग मॉलिक्यूल को बनाने के काम में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और तीसरा डिस्कशन करते हैं अबाउट जीरो ओवरलैपिंग। बेटा जीरो ओवरलैपिंग मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। अगर ओवरलैपिंग ही नहीं होगी सो नो बॉन्ड एंड नो मॉलिक्यूल, नो बॉन्ड एंड नो मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड, नो बॉन्ड एंड नो मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड। ना तो कोई बॉन्ड बनेगा ना तो कोई मॉलिक्यूल बनेगा। और जीरो ओवरलैपिंग ही बेस्ट तरीके से डिस्कस करेगी डायरेक्शनल अप्रोच को। कैसे? चलो मैं आपके साथ में इसको डिस्कस करता हूं। लेट्स से मेरे पास में एक एक्स एक्सिस पर बना हुआ p ऑर्बिटल है, तो दिस इज योर x ऑर्बिटल, इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम पड़ गया px ऑर्बिटल। हम लोग सब जानते हैं p ऑर्बिटल का ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, चलो ये पॉजिटिव बना दिया, ये नेगेटिव बना दिया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड। एंड व्हाट इज नोड? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, वो तो सारी डायरेक्शन में एक जैसा है। तो जब s ऑर्बिटल आएगा, अच्छा एक बात और समझना, ये जो नोड है यही न्यूक्लियस के पॉइंट पर है, ये जो नोड बनता है ये न्यूक्लियस के पॉइंट पर बनता है। दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस कहलाता है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और हम लोग सब जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस के आसपास होता है। तो ये जो पॉइंट है यही s ऑर्बिटल पाया जाएगा। s ऑर्बिटल ना तो न्यूक्लियस के ऊपर होता है ना न्यूक्लियस के नीचे होता है। सीधी सी एक बात समझो, लेट्स से ये आपके एटम का न्यूक्लियस है, ये आपके एटम का न्यूक्लियस है। तो जो s ऑर्बिटल होगा वो s ऑर्बिटल ऐसा न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर के रखेगा, ऐसा न्यूक्लियस इसको चारों ओर से घेर के रखेगा। तो ये न्यूक्लियस को चारों ओर से घेरने वाला हो गया s ऑर्बिटल। लेकिन अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो एक p ऑर्बिटल का एक लोब ऊपर मिलेगा और एक लोब नीचे मिलेगा। न्यूक्लियस वाले पॉइंट पर कोई लोब ना होने की वजह से ही तो इस पॉइंट पर इसको बोला जाता है नोड। यानी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो यहां होंगे या तो यहां होंगे, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि यहां तो न्यूक्लियस आ गया और न्यूक्लियस में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जो भी अगर s ऑर्बिटल आएगा तो s ऑर्बिटल सिर्फ इस पॉइंट पर होने की वजह से वो यहीं ओवरलैपिंग कर पाएगा। तो जैसे ही s ऑर्बिटल आया वो ओवरलैपिंग करने के लिए इस p ऑर्बिटल के कौन से हिस्से में घुस जाएगा? वो इसके नोड वाले हिस्से में घुस जाएगा। अब भैया जब नोड वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या बेल आइकॉन की बॉन्डिंग, क्या बेल आइकॉन की बॉन्डिंग होगी? कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहां पर अगर s ऑर्बिटल एक इस तरीके के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में जाता है तो देयर शुड बी नो बॉन्डिंग। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? पक्की बात? पक्की बात। चलिए, तो हम लोगों ने पहला देख लिया कि अगर s ऑर्बिटल इस तरीके के p ऑर्बिटल के पास में आता है। अब बेटा देखो एक बात समझना, आपका सिर्फ वही p ऑर्बिटल दैट लाइज ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कैन ओनली combines with s ऑर्बिटल। अब ये कौन सा p ऑर्बिटल होगा? ये इस प्रकार का p ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस, जैसे ये आपका एटम है और ये मैंने एटम को बीच में से कट कर दिया, तो ये जो न्यूक्लियस है
ये न्यूक्लियस के बीच में से लाइन आ गई, इसलिए इसको बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर अगर एक p ऑर्बिटल ऐसा है तो ये p ऑर्बिटल हो गया। अब दूसरे एटम का जैसे ही s ऑर्बिटल आएगा, हाँ, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर ये लोब नेगेटिव हुआ तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग में चला जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, तो उसका लोब पॉजिटिव होना चाहिए, ये लोब नेगेटिव होना चाहिए और ये s ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करेगा, तो चीज क्लियर है। लेकिन अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा px, py और pz, इन 3 p ऑर्बिटल में से सिर्फ एक ही ऐसा p ऑर्बिटल होता है जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होता है, बाकी के 2 p ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो हमेशा ध्यान रखना, p ऑर्बिटल सिर्फ तभी ओवरलैप करेगा s ऑर्बिटल के साथ जब वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर इस प्रकार हो। ठीक है, चलिए, एक जीरो ओवरलैपिंग ये हो गई, एक जीरो ओवरलैपिंग हमने ये सीखी। दूसरी जीरो ओवरलैपिंग जरा ध्यान से सीखो। अब मान लो आपके पास में एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो px एक्सिस पर है और एक दूसरा p ऑर्बिटल आया जो लेट्स से pz एक्सिस पर है। ये किसी और एटम को बिलोंग करता है, ये किसी और एटम को बिलोंग करता है, और जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये वाला जो लाइन जा रही है, अच्छा थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं, क्योंकि ओवरलैपिंग कब होगी, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ही चीज हो। मतलब ये जो लाइन चल रही है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहलाता है। मतलब भाई जो भी बॉन्डिंग होगी वो न्यूक्लियस के आसपास ही तो होगी, समझ रहे हो। तो लेट से ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जा रहा है, तो एक p ऑर्बिटल ऐसा आ गया, ये बन गया px, और एक p ऑर्बिटल आ गया इस तरीके से, ये हो गया तुम्हारा pz। अब जब ये ओवरलैप करेंगे, चलो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पर जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो करेंगे कैसे, ये इनके बीच में देखो ऐसा हो जाएगा, ये p ऑर्बिटल px और ये pz हो जाएगा, समझ रहे हो। ये ऐसे ओवरलैप करेंगे क्योंकि ये पॉइंट न्यूक्लियस का पॉइंट है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और जब कभी भी बॉन्डिंग होगी वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होगी। तो अगर ये दोनों आए और अगर ये इस तरीके से कंबाइन हुए तो एक्चुअली इनका कौन सा हिस्सा टकरा रहा है, देखो इसका नोडल पॉइंट इसके नोडल पॉइंट के साथ ओवरलैप हो रहा है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, ये px ऐसा और ये pz ऐसा, ये इस तरीके से ओवरलैप कर रहा है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो यहां और यहां पाए जाते हैं, यहां तो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसलिए इस तरीके की ओवरलैपिंग को भी क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैपिंग। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या समझ में आई कि अगर px है तो उससे py या pz ओवरलैप नहीं कर सकता, वो जीरो ओवरलैपिंग होगी। इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल अप्रोच। मतलब px के साथ px, py के साथ py और pz के साथ pz ही ओवरलैप होगा, बाकी किसी प्रकार की ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग में चली जाएगी। तो स्टार बना के सारे बच्चे एक बात लिखेंगे, दैट px, py and pz orbitals being directional in nature, being directional in nature will overlap with px, py and pz respectively, else this will leads to zero overlapping। जीरो ओवरलैपिंग, जैसा आप लोगों ने यहां पर देखा कि अगर आपने एक एटम के px को दूसरे एटम के py के साथ ओवरलैप करने की कोशिश करी तो वो जीरो ओवरलैपिंग करेगा क्योंकि उनके नोड्स टकराएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर ये px है तो ये भी px है, समझ रहे हो। भले इनके नोड्स दोनों के आमने सामने आ रहे हो, लेकिन ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब टकरा रहा है ना, क्योंकि दोनों सेम एक्सिस पर है। सेम एक्सिस पर होने के लिए देखो बीच वाला हिस्सा ये नोड आ गया ये, लेकिन ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये तो टकरा रहा है ना, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में शेयरिंग हो गई, तो यहां पर बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन कब, जब ये भी पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉसिबल है। लेकिन यहां पर क्या था, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, तो यहां पर नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव लोब्स होते दोनों तो फिर ओवरलैपिंग पॉसिबल थी।
तो इसको बुलाता है जीरो ओवरलैपिंग। तो आपको थोड़ा डायरेक्शनल अप्रोच मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। तो गाइज आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। डायरेक्शनल अप्रोच हम लोगों ने सीखी। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ये ओवरलैपिंग कंसेप्ट फेल क्यों हो गया, ओवरलैपिंग कंसेप्ट काम में क्यों नहीं आया, ओवरलैपिंग कंसेप्ट काम में क्यों नहीं आया, मतलब ये हर एटम्स पर, हर मॉलिक्यूल्स पर क्यों एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ये सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल्स पर ही क्यों एप्लीकेबल हो रहा है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, H2O पर एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा, उसकी बात हम लोग कल करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, तो आज इतना नोट कर लो, बाकी बातें अगली क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।